हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो सब तुमने पढ़ ही लिया होगा और नोट्स तो बनाते हुए चल रहे होगे प्रॉपर। तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग सोल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें कंसंट्रेशन पूरा पढ़ लिया था। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। बट चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक काम करना है क्या कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो फॉर और बेल आइकन को भी दबा दो। वीडियो को लाइक करो और शेयर तो जरूर करो। ठीक है बेटा, पूरी वीडियो देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक था बेटा हमारा आज का टॉपिक था सॉल्युबिलिटी, हैशटैग सॉल्युबिलिटी। अब बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती है जल्दी बताओ। कुछ जानते हो या नहीं जानते सॉल्युबिलिटी के बारे में? जानते हो तो बताओ। क्या कहा कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में? गलत। तुमने क्या कहा कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? बिल्कुल सही जवाब। यही तो होती है सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द mass of solute या amount of solute, mass of solute dissolve in dissolve in 100 gram of solvent, dissolve in 100 gram of solvent at particular टेम्परेचर। याद रखना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। समझ गए? अब कुछ बुक में 100 ग्राम लिखा हुआ है, कुछ में 1 लीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन भी लिखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा देखो, इसकी बेसिस पे तुम अगर निकालते हो, ये तो बहुत सिंपल सा है, 9 से पढ़ते हुए आ रहे होगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्युबिलिटी हो जाएगा मास of solute upon mass of solvent into 100। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन जो कि तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आने वाला, तो मैं करवाऊंगा भी नहीं क्वेश्चन इस पे। क्लियर? और तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट? कैसे कर सकते हो? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट of solute dissolve in per liter of a solvent at पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं ये? क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो ही जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये डेफिनेशन लिख लो, बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई बच्चा ही तुमसे पूछ ले कि सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी को। क्लियर है बेटा? तो सॉल्वेंट में बात करेंगे, सोल्यूशन में बात हम नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से कि आपका सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं, बताओ बेटा। क्या था? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, types of solution on the basis of solubility। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, कितने होते हैं? शाबाश, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तुम जानते होगे क्या होता है अनसैचुरेटेड, मैं बता दे रहा हूं फिर भी दोबारा। क्या था बेटा? ध्यान से सुनो, ये था आपका सॉल्यूशंस इन which some more solute can be dissolved
पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है बेटा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएं उसके अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, लिख लेना। सेकंड हम बात करते हैं आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड हम बात किसकी करेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस इन विच नो मोर सॉल्यूट, सॉल्यूशंस इन which no more solute, no more solute can be dissolved at particular मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, नहीं आया तो समझो ध्यान से। ये क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है बताओ, ये गिलास है, गिलास है ना, इसमें ये क्या है जल्दी बताओ, ये पानी है, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तुम, बड़ा बड़ा दिख रहा है सब। और ये क्या है तुम्हारे पास, ये शुगर है। तुमने क्या करा, शुगर को इसमें डाला, ठीक है, शुगर को जब इसमें डाला तो शुगर यहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। क्या और शुगर डिसॉल्व हो सकती है या नहीं, बिल्कुल हो सकती है, जगह खाली है और शुगर डिसॉल्व हो सकती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता हो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। और तुमने शुगर डाल दी, यहाँ पर शुगर आ गई, यहाँ शुगर आ गई, यहाँ शुगर आ गई, यहाँ पर शुगर आ गई। क्या और शुगर डिसॉल्व हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो ये भी क्या था आपका अनसैचुरेटेड। और डाल दी शुगर हमने, क्या और शुगर डिसॉल्व हो सकती है, जी नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गई बात, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ती है, तो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होते हैं, सॉल्यूशंस इन विच some extra solute can be dissolved after saturation by increasing या by rising temperature, by increasing temperature are called क्या called सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में। जो तुम जलेबी खाते हो, जलेबी की जो चाशनी होती है वो कैसे बनती है, गर्म करते रहते हैं, शुगर डिसॉल्व करते रहते हैं। अब वो जो सॉल्यूशन बना, शुगर सिरप जो बना, वो क्या था बेटा, वो था सुपर सैचुरेटेड। इससे ज्यादा डिसॉल्व किसी कीमत पे नहीं हो सकती। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, तो इसको लिख लो फटाफट, समझ में तुम्हारे आ ही गया होगा ये कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। सिंपल सी बात थी, समझ में आना भी चाहिए था तुम्हारे, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात थी। अब हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो क्या था हमारा नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी, फैक्टर्स इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला बात जो मैं करूंगा वो क्या करूंगा, नेचर ऑफ, पहला फैक्टर क्या है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या कहा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तुमने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट सुना होगा, क्या स्टेटमेंट, like
लाइक डिजॉल्व लाइक, सुना है या नहीं सुना? केमिस्ट्री का बहुत फेमस स्टेटमेंट है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। तो लिख लो पोलर कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, पोलर यानी कि आयनिक जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। और यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट कौन सा है आपका? वाटर, याद रखना, क्लियर। और आपके नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो याद रखो पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास NaCl है तो ये पानी में डिसॉल्व होगा या ये बेंजीन में डिसॉल्व होगा? ये पानी में डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये आयनिक था, आयनिक पोलर होते हैं, वाटर क्या है? यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। ऐसे ही हमने तुम्हें यहाँ पर दिया CCl4, ये पानी में डिसॉल्व होगा या बेंजीन में होगा? ये बेंजीन में होगा। क्यों? ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है, अगर भूल गए हो तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर जाके देख लो। क्लियर है बेटा? तो बात समझ में आ गई, लाइक डिसॉल्व लाइक, याद रखना हमेशा, क्लियर। और सॉल्युबिलिटी के और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता रखे हैं, पूरी की पूरी बातें, तो वहाँ आप जरूर देख लें। लेकिन फिलहाल हम इसमें जो डिस्कस करने के हैं वो डिस्कस कर ले रहे हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर। तो बेटा लैटिस इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी डिस्कस मैं यहाँ नहीं कर रहा, वो हमने उसमें डिस्कस कर रखी है केमिकल बॉन्डिंग में। तो सेकंड क्या था बेटा? सेकंड था टेम्परेचर। क्या था बेटा? टेम्परेचर। तो जल्दी बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? बताओ बेटा, क्या कहा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, पक्की बात है। तो सुनो बेटा, इन जर्नल, मैं जर्नल लिखवा रहा हूं, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं इसका मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन जर्नल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड increases with increase in temperature। ठीक है बेटा, याद रखो इन जनरल कुछ इसमें एक्सेप्शन होंगे, मतलब अगर आपका एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज होगी, और अगर आपका एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उससे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, एंडोथर्मिक है तो वहाँ पर इंक्रीज होगी, बट अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसमें डिसॉल्व करने पे तो वहाँ पर डिक्रीज होगी। बट इन जनरल तुम याद रखो, इन जनरल बात तुम याद रखो कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डालने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगी। क्या लिखा मैंने? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, DEC मतलब डिक्रीज, INC मतलब इंक्रीज। तो याद रखो, क्या याद रखना है कि सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? इन जनरल इंक्रीज होगी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे, गैस की क्या होगी? डिक्रीज होगी। तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आए, तुमने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? बेटा उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी और सिंपल तुम्हारे पास लिक्विड बचेगा। और यही रीजन है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना वो गर्मियों में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है बेटा, ज्यादातर उसमें मर जाते हैं जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है वो निकल जाएगी, तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो याद रखो कि उनके लिए फेवरेबल वेदर कौन सा है? सर्दियों का मौसम।
गर्मियों में क्या होगा बेटा, उनके लिए जीना दुश्वार हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है वाटर में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये लिख लिया तुमने, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो याद रखना, सॉलिड की इंक्रीज, गैस की डिक्रीज। लिखो इसको। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर। तो बेटा बताओ प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा सॉल्युबिलिटी पे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। हम बात करते हैं थर्ड, प्रेशर। बताओ क्या कहा? प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो सुनो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी, solubility of solid in liquid do not depends on pressure। ठीक है बेटा, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन हम बात करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, solubility of gas in liquid क्या? solubility of gas in liquid increases with increase in pressure। ठीक है बेटा, भूलना नहीं है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा? इंक्रीज होगी। कब? जब प्रेशर को बढ़ाओगे। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई परेशानी नहीं, इसको लिख लो फटाफट। अब ये जो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करा गया है ना लिक्विड में, गैस की सॉल्युबिलिटी को, तो वो किसने बताया? वो बताया हेनरीज लॉ। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, क्या? हेनरीज लॉ। तो बेटा हेनरीज लॉ के 2-3 स्टेटमेंट हैं, हम 2 स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे तुम्हें इसके अंदर कि आपके एनसीईआरटी में कौन सा है और ज्यादातर कौन सा पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो पहले हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की। तो बेटा हेनरीज लॉ क्या कहता है? जल्दी बताओ, क्या कहा? नहीं जानते? पहली बार नाम सुन रहे हो? कुछ भी नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या था बेटा? मास ऑफ गैस, यही लिख दे रहे हैं ऊपर, जगह कम होगी। मास ऑफ गैस dissolve in a liquid is directly proportional to pressure, directly proportional to pressure। आ गई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वो प्रेशर ऑफ गैस भी बोल सकता है या अप्लाइड प्रेशर भी बोल सकता है, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम होंगी। जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो गैस पे प्रेशर लगेगा और गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि तुम देख भी पा रहे होगे वीडियो में, छोटी सी वीडियो जो है इसके अंदर, कि जैसे जैसे तुमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ? गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई। इसी ने यही क्या कह दिया? हेनरीज लॉ ने कह दिया कि मास ऑफ गैस, ध्यान से देखो, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो क्या लगा दिया? KH। तो यहाँ पर क्या लग गया? आपका P लग गया। कौन दिक्कत? कोई परेशानी नहीं ना? बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अब यहाँ पर M क्या था? मास ऑफ गैस। P क्या था? प्रेशर। KH क्या था? हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ देखो बेटा M/P H क्या हो गया? आपका KH हो गया ये। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका KH, हेनरीज कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं बेटा KH क्या था आपका? M क्या था इसके अंदर? मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है बेटा। अब P क्या था? प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर? KH क्या था बेटा? KH था आपका, जल्दी बताओ, KH क्या था?
हेनरीज कांस्टेंट था। क्या था बेटा? हेनरीज कांस्टेंट। मैं इसकी यूनिट की अगर बात करूं बेटा, तो यूनिट क्या था आपका? यूनिट था आपका केएच का, क्या था? ग्राम पर एटीएम। पी क्या है आपका? पी है आपका प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर एटीएम या पर बार या पर पास्कल। ठीक है बेटा, याद रखना इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर एटीएम। अब बेटा देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ सेम लिक्विड, KH क्या था? कांस्टेंट था। KH टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपका क्या था? और आपका यहाँ पर सॉल्वेंट भी सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? M/P इजिकल टू KH इजिकल टू क्या था? कांस्टेंट। इसका मतलब कि M1/P1 इजिकल टू M2/P2। तुमसे क्या कहा गया कि इतने प्रेशर पे इतना मास डिसॉल्व है, तो इतने प्रेशर पे कितना मास डिसॉल्व होगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? छापो इसको फटाफट। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, खुद आंसर तुम्हारा आना चाहिए, समझ रहे हो? तो देखो ध्यान से, द प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम। तो M1 कितना है तुम्हारे पास? 6.56 10 की पावर -2 ग्राम इज 1 बार। P1 कितना है? 1 बार। क्लियर? इफ द सोल्यूशन कंटेन इतना ग्राम, अब अगर इतना ग्राम है उसके अंदर, इतना ग्राम डिसॉल्व है, कितना? 5 × 10 की पावर -2 ग्राम। तो प्रेशर कितना रहा होगा बेटा? व्हाट शुड बी द प्रेशर? समझ में आ गई यहाँ तक बात? M1 गिवन है, P1 गिवन है, M2 गिवन है, P2 गिवन है। तुम्हें करना क्या था? P1 तुम्हें करना था बेटा M1/P1 इजिकल टू M2/P2। हमें P2 निकालना है ना, तो P2 क्या हो जाएगा आपका? M2 × P1/M1। M2 कितना है बेटा? जल्दी बताओ। M2 तुम्हारे पास था कितना? M2 था 5 × 10 की पावर -2। P1 था 1 और M1 कितना था तुम्हारे पास? M1 था 6.56 × 10 की पावर -2। सॉल्व करो इसको और बताओ कितना आंसर आ गया। तुम भी करो, हम भी करते हैं, दोनों करते हैं। अब देखते हैं किसका पहले आता है। लो, ये तो हमने इंस्टा खोल लिया गलती से। तो क्या था? 5 डिवाइडेड बाई 6.56 कितना आ गया? 0.76। ठीक है बेटा, यही आ रहा होगा तुम्हारा भी। कितना आया? 0.76 बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं दिख रहा? कोई नहीं, अब यहाँ लिख दो 0.76 बार। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन या ऐसा ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना। अब बताते हैं कि आपको एग्जाम में कौन सा स्टेटमेंट लिखना है। पहले आप इसको कॉपी कर लें। हाँ तो बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। लेकिन ये जानने से पहले तुम्हें क्या जानना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हम किस चीज को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, इधर मेरे पास एक गैसियस सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ गैस। इसमें गैस A, गैस B और गैस C, और इसका टोटल प्रेशर है PT। क्लियर? अब एक बात सुन लो बेटा, किसी भी कंटेनर का, किसी भी गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है बेटा? तो टोटल प्रेशर होगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी भी गैस का जो अपना प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है। अगर यहाँ पर एक ही गैस होती तो टोटल प्रेशर ऑफ A के बराबर होता। तो जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा प्रेशर। बात समझ में आ गई? जितना ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा उस गैस का प्रेशर होगा। इतना क्लियर हो गया? अब अगर तुम्हें टोटल प्रेशर गिवन है और तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई सी भी गैस क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर इनटू P टोटल। अगर तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं तुमसे, क्या कह रहा हूं कि गैसियस मिक्सचर
हमें अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो जो गैसियस मिक्सचर है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो पी टोटल के साथ। तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाई कर दो पी टोटल के साथ। सी का निकालना है तो सी का मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। बात समझ में आ गई। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ना ये गैसियस मिक्सचर में है। क्लियर? ये तुम लिखो इसको फटाफट जिससे कि तुम्हें याद रहे ये चीज। अब एक बात तुम मेरी और सुनो ध्यान से। अब बेटा तुम इस डायग्राम में ध्यान से देखो। डायग्राम क्या था हमारे पास? डायग्राम को ये था, देखो मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा? लिक्विड है। क्लियर? यहां पर क्या था मेरे पास? लिक्विड था। इसके ऊपर क्या थे बेटा? इसके ऊपर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास CO2 गैस के मॉलिक्यूल हैं। सपोज मेरे पास कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं। अगर 6 मॉलिक्यूल हैं तो जो प्रेशर होगा इसकी सरफेस पे वो इन 6 मॉलिक्यूल की वजह से होगा। क्लियर? और 2 मैंने क्या दिया कि डिसॉल्व हैं। अब मैंने क्या कर दिया बेटा? प्रेशर को क्या कर दिया? प्रेशर को डबल कर दिया। यहां कुछ ना कुछ प्रेशर है। प्रेशर को डबल करने का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रेशर को डबल करने का मतलब हो गया कि तुमने मॉलिक्यूल बढ़ा दिए। इतनी बात तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी। लिक्विड वही है आपका। 3 लाइनें हमारे पास। हमने क्या करा? हमने करा कुछ ऐसा कि हमने मॉलिक्यूल्स ही बढ़ा दिए। जब मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो मेरे पास क्या हो गया बेटा? प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल 12 हो गए और जब प्रेशर बढ़ा तो 4 मॉलिक्यूल अब डिसॉल्व हो गए इसके अंदर। क्लियर है यहां तक बात? अब और सुनो ध्यान से तुम। मैंने क्या करा? प्रेशर को और डबल कर दिया दोबारा। तुमसे कहा गया कि हमने प्रेशर और बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा बेटा? प्रेशर बढ़ाने का मतलब तो एक ही होता है ना, क्या? कि मॉलिक्यूल्स बढ़ा दो। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा ही तो प्रेशर होगा। तो यहां पर हमने मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए। और तो ध्यान से देखो, जब मैंने मॉलिक्यूल्स और बढ़ा दिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, डबल डबल कर दे गए हम। इसमें डबल कर दिया हमने तो यहां पर क्या होगा? सपोज 6, ठीक है, हमने बढ़ाते गए मॉलिक्यूल और जब मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व होंगे। अब इस बात को तुम पकड़ लो ध्यान से। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल डिसॉल्व, मतलब उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो एक स्टेटमेंट तो ये भी कहता है, क्या कहता है? कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। बात समझ में आ गई? और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पी। तो ये भी गलत नहीं होगा। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? KH के यूनिट क्या आ जाएंगे? KH के यूनिट आ जाएंगे सॉल्युबिलिटी अपॉन पी। अब सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मास में भी हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये तो वही कहानी बन गई जो पीछे देखा था। अब इसको देखो, एक स्टेटमेंट पे तुम और ध्यान दो जरा। वो क्या था? वो ये था, इसको पकड़ लो बेटा, स्टेटमेंट को, मार्कर को नहीं, स्टेटमेंट को। क्या था? कि जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा किसमें? लिक्विड में, उतना ही ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उसके सरफेस के ऊपर। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? दोबारा सुनो। मैंने ये कहा कि जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, मोल्स बढ़ गए मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। तो जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उसकी सरफेस के ऊपर उस गैस का उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। हो सकता है एक से ज्यादा गैसेस हो यहाँ पर, तो हम जिसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं उसका प्रेशर लेंगे, इसीलिए पार्शियल प्रेशर बोला। और अगर एक ही गैस है तो पी टोटल भी बोल सकते थे। फिर सुनो, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है ना, वो ये है। क्या था? अब सुन लो ध्यान से, हेनरी लॉ। वो ये था आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द surface of liquid
ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट गैस, mole fraction of gas that dissolve in a liquid, mole fraction of gas that dissolve in a liquid। आई बात समझ में? अगर एग्जाम में आता है ना तो तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना है, समझ गए बात, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस over the surface of the liquid is directly proportional to mole fraction of the gas that dissolve in a liquid। छाप लो इसको फटाफट। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब इसके मतलब पे आते हैं थोड़ा, ये तुमने लिख ही लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम्हें ये डायग्राम से बेटा समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अब सुनो बेटा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस dissolve in a liquid directly proportional to mole fraction of the gas in liquid, in gaseous नहीं, in gaseous mixture नहीं, in liquid। ठीक है, ये क्या था, over the surface of liquid, और ये mole fraction of gas in liquid। अब तुमने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, KH लगा दिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, KH क्या था बेटा, KH तुम्हारा हो गया यहाँ से पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गई यहां तक बात। यूनिट क्या होगा इसकी बेटा, यूनिट देखो, यूनिट होगा तुम्हारे पास, इसका यूनिट क्या होता है, ATM। मैं अगर यूनिट की बात करता हूं बेटा तो यूनिट क्या हो गया इसका, ATM, और मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है, तो चाहे ATM हो चाहे तुम्हारे पास क्या हो, बार हो, वो इसका यूनिट हो गया। क्लियर। और अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक ही लिक्विड के लिए हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट है, तो पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। मतलब अगर इतना डिसॉल्व था तो उसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा, और जब इतना डिसॉल्व होगा तो पार्शियल प्रेशर इतना होगा। बिल्कुल लीनियर इनका रिलेशनशिप है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुमसे कहा जाए, हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा ये कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज KH इंटू दिस। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या है यहाँ पर, 0 है, सी कुछ नहीं होगा, मतलब ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब तुम अगर इसका ग्राफ बनाते हो ना तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो ध्यान से बेटा, ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट बिल्कुल। ये क्या था आपका, वाई एक्सिस पे था पार्शियल प्रेशर, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगा उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक तुम्हें होनी भी नहीं चाहिए बेटा। अब सुनो ध्यान से, तुमसे कोई पूछ ले कि यहां पर ये क्या था पीजी, ये था पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, और ये क्या था, ये तो तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, याद रखना इन लिक्विड, इन गैसियस मिक्सचर नहीं, इन लिक्विड। क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई डाउट तो नहीं। KH क्या था बेटा तुम्हारे पास, KH था हेनरीज कांस्टेंट, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट, ये बना लो फटाफट, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। छाप लो इसको, और ये रिलेशन याद रखना तुम। लिख लिया बेटा, लिख ही लिया होगा तुमने, इतने फास्ट तो तुम हो, और अगर नहीं लिखा था तो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना था। अब हमने तो अब करना ही है। इतनी बात आ गई समझ में, अगली कहानी पे आए। और हाँ बेटा, इसका जो स्लोप होगा ना, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, KH क्या था, ग्राफ का जो स्लोप था
अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा के एच इज इक्वल टू, स्लोप हो जाएगा आपका के एच, और के एच क्या था, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। लिख लो, ये भी लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के देखो क्या होता है। अब तुमने ये देखा जो मिक्सचर था तुम्हारे पास, जो मिक्सचर था उसमें क्या था, उसमें पानी था और क्या था, उसमें गैस थी। क्लियर है बेटा? तो याद रखो जो तुम्हारे पास सोल्यूशन था ना, उसमें तुमने क्या देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू 1, यही तो था ना। अगर दो कंपोनेंट हैं तो दो का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो यहां से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकलेगा तुम्हारा 1, या तुम देखो इधर ये हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना निकलेगा बेटा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यही तो निकलेगा। कोई दिक्कत तो तुम्हें नहीं ना बेटा, समझ में आ गई यहां तक बात? बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात तुम ध्यान से। हमारे पास हेनरीज लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब गैस की जगह हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वाटर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच, ये क्या हो गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें होनी नहीं चाहिए, याद रखना। सिंपल क्या करा है, ये तो रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ पर के एच आ गया माइनस के एच एक्स H2O, ये लिख दिया। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस के एच, ऐसे लिख दे। कोई दिक्कत तुम्हें है या नहीं, जल्दी बताओ, नहीं है ना, शाबाश। तो इसको तुम ध्यान से देखो, ये रिजेंबल कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, अब इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, ग्राफ कैसे बनाओगे तो हाथों से ही, लेकिन कैसे बनाओगे, y एक्सिस पे क्या था तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर था, क्लियर। x पे क्या था तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O था। कोई दिक्कत तो नहीं, क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अब यहां पर इंटरसेप्ट 0 नहीं है, यहां पर क्या होगा बेटा, इंटरसेप्ट समथिंग कुछ ना कुछ होगा, और जो स्लोप है ना तुम्हारी वो नेगेटिव स्लोप है। तो यहां पर ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ आएगा तुम्हारा कुछ इस टाइप से, तुम्हारा ग्राफ आएगा, ठीक है बेटा, इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा। और ये जो रह गया रीजन, ये रीजन जो तुम्हारा रह गया, ये क्या था बेटा, ये था इंटरसेप्ट, क्या था, इंटरसेप्ट। किसके बराबर था इंटरसेप्ट, के एच। तो जितना ज्यादा के एच उतना ज्यादा इंटरसेप्ट। समझ में आ गई यहां तक बात। और स्लोप क्या थी तुम्हारी, स्लोप थी नेगेटिव ऑफ के एच, और के एच तुम्हें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये जो ग्राफ था ये किसके बीच में था, ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का, क्लियर। इससे पहला जो ग्राफ था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का ग्राफ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी बेटा, समझ में आनी चाहिए, नहीं आई तो दोबारा देख लो, और जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना, डाउट रख के मत बैठना, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना या मुझे मैसेज करके डाउट पूछ लेना, क्लियर है बेटा। छापो इसको फटाफट। बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें खुद करना है, समझ में तुम्हारे आना चाहिए, समझ गए। क्वेश्चन देखो, एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन मोल रेशियो 1:4, कैलकुलेट रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी एट 1 atm प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2 डिसॉल्व इन वाटर। और तुम्हें दोनों का KH गिवन है, तुम्हें ऑप्शन गिवन है, और तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम क्वेश्चन को समझ लो जरा।
क्वेश्चन क्या था बेटा कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर तुम्हारा N2 है और O2 है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एयर में N2 और O2 और टोटल प्रेशर कितना है 180 एम, 180 एम पर है। तो बेटा हमने क्या बताया था आपको कि जितना ज्यादा N2 का पार्शियल प्रेशर होगा उतना N2 डिसॉल्व होगा, जितना O का पार्शियल प्रेशर होगा उतना O2 डिसॉल्व होगा। क्या मुझे पार्शियल प्रेशर पता है? नहीं पता ना, तो पहले मुझे इन दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ध्यान से देखो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है वो तुम्हें पता है। वो क्या पता है मुझे पी टोटल कितना गिवन है बेटा? पी टोटल आपको गिवन है 180 एम, और आपको मोल्स ऑफ N2 कितने हैं और मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? O2 के मोल्स हैं बेटा कितने? O2 के मोल्स हैं आपके पास 1, और आपके पास N2 के मोल्स कितने हैं बेटा? 4। तो हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर इनटू पी टोटल। तो पहले मैं निकालता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, कितना हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा O2 का, मोल O2 के मोल 1 है, नीचे क्या आ जाएगा टोटल 5, तो 1/5 इंटू पी टोटल। पी टोटल कितना था? 1 था, तो कितना आ गया आपका? पी टोटल की जगह मैंने रख दिया कितना? 1, तो कितना आ गया 1/5। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना आ गया बेटा? N2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो तुम जानते हो, देखो O2 का मोल फ्रैक्शन कितना था? 1/4 था, 1/1 + 4 यानी कि 1/5, और ऐसे ही तुम्हारे पास N2 का मोल फ्रैक्शन कितना था? 4/1 + 4 कितना हो गया बेटा? 4/5। तो ये मोल फ्रैक्शन किस में था? ये मोल फ्रैक्शन था एयर के अंदर, मतलब इससे मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। कितना आ गया यहाँ पर? 4/5। क्लियर है बेटा? कितना? 4/5 इंटू 1। क्लियर हो गई? ये चीजें तो मेरे पास आ गई। अब मुझे निकालना क्या था? मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा? हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, हम बात करें O2 की, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था बेटा मेरे पास? अच्छा, मुझे निकालना क्या था? मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रख दो इसको, पार्शियल प्रेशर अपॉन KH। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है जो डिसॉल्व हो गया, तो वैसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अब तुम्हें क्या करना है? इतना रब कर दूं मैं, ये जो लिखा हुआ है मैं ये रब कर दे रहा हूं, जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। तो बेटा इधर आप ध्यान से देख लें अब कि तो इनवर्स रिलेशन है ना, ये मोल फ्रैक्शन के सामने पार्शियल प्रेशर, नीचे KH। तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो ये हो जाएगा, सामने क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर, और O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था? 1/5, 1/5, ठीक है, अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर कितना था? इसका पार्शियल प्रेशर था 4/5, और यहां पर इनवर्स में क्या आ जाएगा? इसका इनवर्स में आ जाएगा KH। क्लियर है बेटा? तो KH ध्यान से देखो, O2 का KH कितना था आपका? 3.3 इंटू 10 की पावर 7, और इसका KH कितना था आपका N2 का? 6.6 10 की पावर 7। समझ में आ गई ना बात? KH का रिलेशन क्या था? इनवर्स रिलेशन था। 5 से गया 5, इसको काटो, कितना आया? 2, तो कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 1:2। आ गई बात समझ में? तो क्या आंसर आ गया? 1:2। सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, कॉपी करो फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन IIT एडवांस का है और तुम्हें करना पड़ेगा। समझ गए बेटा? क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? KH फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस, KH फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास यहां पर KH आ गया, कितना? 10 की पावर 580 m। क्लियर? द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन एयर, एयर में जो मोल फ्रैक्शन है N2 का वो कितना है बेटा? एयर में जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है? 8.8।
क्लियर, द मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। पूछा क्या गया, मोल्स ऑफ N2 कितने, 10 मोल वाटर के अंदर, 10 मोल वाटर के अंदर कितने N2 डिसॉल्व होंगे एयर में से। क्लियर, फिर क्या कहा गया, वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर, पीटी कितना हो गया, पीटी हो गया 5 atm। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केएच क्वेश्चन में गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर गिवन है, ठीक है, कहा जा रहा है उस एयर में से। तुमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन समझो, यहां तुम्हारे पास पानी है, क्लियर, अब यहां पर तुम्हारे पास N2 भी है और O2 भी है, हमें N2 से मतलब है। अब N2 कहा गया कि N2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है आपके पास 0.8। अब N2 इसमें कितनी डिसॉल्व होगी, तो पहले क्या करोगे, पहले निकालोगे कि यहां पर N2 का प्रेशर कितना है, क्या करोगे, N2 का प्रेशर। और तुम जानते हो बेटा कि प्रेशर कैसे निकलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इनटू पी टोटल। तो देखो ध्यान से, कितना था मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये था कितना बेटा 0.8। पी टोटल कितना था, पी टोटल था आपका 10 की पावर सॉरी कितना था 5, नॉट 10 की पावर, कितना था 5 atm। कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 40 आ गया ना, या 4, ये आ गया 4 atm। ये क्या आया, ये तुम्हारे पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब जब पार्शियल प्रेशर आ गया, ये तुम्हें सिखा रखा है निकालना कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड गैस इन एयर इनटू पी टोटल। अब तुम जानते हो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, KH फॉर N2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड। तो सुनो ध्यान से, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। क्लियर, यही तो हो जाएगा। और प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर मेरे पास आया था 4 और KH कितना गिवन है 10 की पावर 5। तो कितना आ गया ये 4 इंटू 10 की पावर -5 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। कौनो दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5। लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है, पूछा गया है मोल्स। और तुम जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब तुम कहोगे सर N2 के तो निकालना है, लेकिन ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो देखो बेटा मोल फ्रैक्शन कितना कम है, अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो N2 के मोल बहुत कम आएंगे। तो नीचे से N2 को नेग्लेक्ट कर दो, इसको तुम ऐसे कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। तो बेटा ध्यान से देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन इनटू दिस, और मोल फ्रैक्शन कितना था 4 इंटू 10 की पावर -5, और ये कितना था 10 मोल। क्लियर है ना बेटा, दिखना चाहिए तुम्हें, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ये मोल्स ऑफ N2 तुम्हारे हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन 4 इंटू 10 की पावर -5, और ये 10 सॉल्व करो, कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4। आ गई बात समझ में, 4 इंटू 10 की पावर -4 इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, ये हो गया, ये नहीं ए हो गया। तो पूरी उम्मीद है तुम्हें ये IIT एडवांस का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आई होगी। क्लियर है बेटा, हर चीज विजिबल भी तुम्हारे पास होगी। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कर लोगे। ऑप्शन तुम्हें गिवन है, क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, करना तुम्हें है और आंसर मुझे बताना है, कमेंट में बताना है या कॉल पे बताना है या कैसे भी बताना है। ठीक है, तो सुनो बेटा ध्यान से, KH फॉर CO2 एट 298 केल्विन। तो KH कितना गिवन है बेटा तुम्हें, KH गिवन है 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। क्लियर, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2,
क्या पूछा जा रहा है, मास ऑफ CO2 पूछा जा रहा है तुमसे। डिजोल्व इन कितना, 500 ml ऑफ सोडा। तो बेटा सोडा मतलब वाटर, और वाटर के केस में 500 ml जो होगा बराबर होगा 500 ग्राम के। तो यहां मुझे मास ऑफ H2O कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है 500 ग्राम। क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या बोला गया, एट 2.5 CO2 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना गिवन है मुझे 2.5। तो यहां मुझे पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है बेटा। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि इसको क्या करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है या पास्कल को ATM में कन्वर्ट करना है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करोगे। ठीक है बेटा। फिर तुम्हें उसके बाद क्या करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हें यहां पर लगा देना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लगा दिया। पार्शियल प्रेशर पता है, KH पता है, बट यूनिट होमोजीनियस कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। तो यहां से तुम्हें वाटर के ग्राम, वाटर का मास पता है, वाटर का मोल आ जाएगा। जब वाटर का मोल निकाल लिया, CO2 का मोल आ जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लो, चलो तुम, ये क्या था तुम्हारा, मास ऑफ CO2। हमने देखा था कि मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर था ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इनटू मास ऑफ वाटर, और यहाँ पर आपका मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है। मोल फ्रैक्शन तुम निकाल लोगे। सिंपल तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें निकालना था यहाँ पर मास ऑफ CO2। इसका आंसर मुझे जरूर बताना अगर कर सको तो। ठीक है बेटा। चलो तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई तुम्हें डाउट नहीं रहा होगा। बहुत अच्छे से लेक्चर को देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, चाहो तो लाख बार देख लो, हमारा ही फायदा है और तुम्हारा भी फायदा है। और हाँ बेटा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर लो बेटा, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।